हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्ट्स विद चिन्मय सर। और हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। तो देखो, ये टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डिफ़िकल्ट तरीके से पढ़ते हैं और इसीलिए उनको लगता है कि ये टाइम एंड वर्क जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम एंड वर्क को हम लोग अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो इससे आसान टॉपिक जो है वो क्वांट्स में बना ही नहीं है, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग यही जो अप्रोचेस है जो टाइम एंड वर्क को आसान बनाते हैं वो सीखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। साथ ही में अगर जो भी वीडियोस के जो पीडीएफ्स होते हैं वो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। और अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। तो देखो, टाइम एंड वर्क में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है वो है इंडिविजुअल वर्क का। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली इंडिविजुअल वर्क हम लोग किस तरीके से एज्यूम करते हैं। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं दो पर्सन का। एक पर्सन लेट से ए है जो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ऐसा हम लोगों को बोला गया है। और दूसरा पर्सन जो है वो बी है, वो उसी काम को करने के लिए 15 दिन लेता है। ओके, इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि ए जो है वो डेफिनेटली बी से ज़्यादा इफ़िशिएंट है, बिकॉज वो कम दिन में काम कर रहा है और बी थोड़े से ज़्यादा दिन ले रहे हैं, राइट। ये डेटा हम लोगों को दिया गया है। और अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पर्सन ए है वो जब अकेले काम करता है तब वो 10 दिन में कर लेता है, और बी के लिए भी सेम केस है। बी को अगर मैं अकेले कोई काम दे दूंगा तो वो 15 दिन में कर लेता है। ओके, अभी हम लोगों को निकालना ये है कि अगर मैं दोनों पर्सन्स को साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे अगर काम करने के लिए लगाऊंगा तो कितने दिन में पूरा काम होगा, ये हम लोगों को निकालना है। इस तरीके का अक्सर क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग इसको दो अप्रोचेस से पढ़ेंगे। पहला अप्रोच है फ्रैक्शन वाला और दूसरा अप्रोच है एलसीएम वाला। मैं दोनों अप्रोचेस आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा अप्रोच ज़्यादा अच्छा है और कौन सा अप्रोच आपको एक्चुअल एग्जाम में यूज़ करना है। वैसे तो आप दोनों अप्रोचेस यूज़ कर सकते हो, आंसर आपका दोनों से सेम ही आएगा, बट डेफिनेटली दोनों में से एक अप्रोच अगर आप डेवलप करके रखोगे तो उस अप्रोच को ही आप कैरी फॉरवर्ड आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रोच की बात करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करना है। ओके, तो हम लोग इंडिविजुअल वर्क की बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि जो मेरा पर्सन ए है वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो 10 दिन में पूरा कर लेता है। बी का भी मुझे पता है कि वो 15 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 + 15 मतलब 25 दिन में दोनों मिलके काम कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बिकॉज जब हम लोग ऐड करते हैं इफ़िशियंसीज़ को तो डेफिनेटली जो हमारे नंबर ऑफ डेज़ का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। क्यों? बिकॉज मैं दोनों पर्सन्स को मिला रहा हूँ, दोनों पर्सन्स को साथ में काम पे लगा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उनके इफ़िशियंसीज़ कॉम्बाइन होंगे और जाहिर सी बात है कि जो वर्क है वो थोड़ा सा फास्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है कि अगर हम लोगों को इस पर्टिकुलर सिचुएशन का आंसर निकालना है तो मुझे 1 डे से जो 1 डे का कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, और मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ए जो पर्सन था उसने एक दिन में कितना काम किया होगा और बी ने भी एक दिन में कितना काम किया होगा। ओके, तो समझते हैं पहले ए की बात को। ओके, तो देखो, ए का आपको बोला गया था 10 दिन में वो कर लेता है पूरा काम। तो अगर मुझे एक दिन का निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो पूरे वर्क का 10th हिस्सा, दैट इज़ 1/10, वो एक दिन में कर लेगा, है ना। और अगर दूसरे दिन में करेगा तो 2/10 करेगा, फिर तीसरे दिन में 3/10। इस तरीके से करते करते जब वो 10वें दिन में आएगा तो 10/10 मतलब पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसका 10 दिन में। ये उसका मतलब होता है। ओके, तो 1 डे का वर्क मुझे मिल गया ए का, दैट इज़ 1/10। ठीक उसी तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हो, बिकॉज बी अगर 15 दिन में करता है तो एक दिन में वो उसी वर्क का 15वां हिस्सा करेगा, दैट इज़ 1/15। फिर 2 दिन में 2/15, फिर 3/15, और इस तरीके से करते करते उसका 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ओके, अभी हम लोगों को दोनों का 1 डे का वर्क मिल गया है कि एक जो है उसका जो कैपेसिटी है वो 1/10 है और जो बी है उसका कैपेसिटी 1/15 है, राइट। हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे पास एक दिन का एफिशिएंसी है ना। तो दोनों का अगर मेरे पास एक दिन का एफिशिएंसी है तो मैं दोनों का एफिशिएंसी पहले ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए + बी का एक दिन का वर्क।
मतलब ए और बी दोनों अगर साथ में मिलके काम करते हैं तो टोटल एक दिन में कितना जो वर्क है वो हो सकता है। ओके, तो हम लोग 1/10 और 1/15 इन दोनों फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और आपको पता है कि हम लोग एलसीएम लेके उसको आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा 1/6। ठीक है, लेकिन ये जो 1/6 है ये क्या है, एक दिन का वर्क है और हम लोगों को क्या क्या निकालना है कि पूरा वर्क जो है वो कितने दिन में हुआ, राइट। तो अगर 1/6 जो है वो एक दिन में हो रहा है तो 2 दिन में 2/6 होगा, फिर 3 दिन में 3/6 होगा। इस तरीके से कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, तभी तो 6/6 मतलब 1 पूरा वर्क होगा, राइट। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 6 डेज। तो 1/6 का आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज 6 डेज। ओके, ये था आपका पहला अप्रोच जिसमें आपने फ्रैक्शन को यूज़ किया और फ्रैक्शन को यूज़ करके आपका जो आंसर है उसको आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, ये अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी सीक्वेंस में आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अभी मैं आपको दूसरा अप्रोच बताता हूँ और आप खुद डिसाइड करना कि आपको दोनों में से कौन सा अप्रोच ज़्यादा सही लगता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो तो दूसरे अप्रोच से इसको करने की कोशिश करते हैं। ओके, दूसरा अप्रोच जो है वो एलसीएम वाला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले ही वर्क को एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा वर्क इतना इतना होगा और फिर उस वर्क के हिसाब से हम लोग प्रोसीड करते हैं। और वो जो है वर्क हम लोग एज्यूम कैसे करते हैं, हम लोग इस बेसिस पे एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़ मुझे कितने दिए हैं पर्सन्स के। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पर्सन ए है उसके मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ दिए थे 10 और जो पर्सन बी है उसके मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ दिए थे 15। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 10 और 15 ये जो मेरे दो नंबर्स है उसका डायरेक्टली एलसीएम पहले निकाल लूँगा। ओके, तो जब मुझे 10 और 15 का एलसीएम मिल जाएगा दैट इज़ 30, तो मैं उसी को वर्क एज्यूम कर लूँगा कि मेरा जो पूरा वर्क था जो वो पर्सन्स कर रहे थे वो लेट्स से 30 यूनिट्स का है। ओके, और उसी हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो 30 यूनिट्स मेरा जो है वो पूरा वर्क हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी देखते हैं कि जब मुझे एक दिन का काम निकालना होगा पर्सन ए का, तो वो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि पर्सन ए 10 दिन में पूरा वर्क करता है, मतलब 10 दिन में वो 30 यूनिट करता है क्योंकि पूरा वर्क हम लोगों ने 30 यूनिट्स एज्यूम किया है। ठीक है, तो 10 दिन में अगर 30 यूनिट वो करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में तो 3 ही यूनिट कर पाएगा, है ना। और ये हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोगों ने जो टोटल वर्क था उसको डिवाइड किया उसके नंबर ऑफ़ डेज से कि कितने डेज में वो करता है। तो 10 दिन में वो कर रहा था तो इसीलिए आप देख सकते हो उसका इफ़िशियंसी निकल के आया। ओके, तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपको इफ़िशियंसी निकालनी होती है ना, तो आप इफ़िशियंसी इस तरीके से निकाल सकते हो कि आपने कितना टोटल वर्क एज्यूम किया है उसको आप डिवाइड करोगे उसके नंबर ऑफ़ डेज से, जितने डेज में वो कंप्लीट कर रहा है, तो आपको अल्टीमेटली उसकी इफ़िशियंसी मिल जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी एक दिन की जो इफ़िशियंसी है वो कितनी आई, एक ही 3 यूनिट। ठीक उसी तरीके से सेम प्रोसेस से अगर आप बी की निकालना चाहोगे तो बी की भी इफ़िशियंसी आपको मिल जाएगी, बिकॉज टोटल वर्क तो सेम ही है, बी को भी 30 यूनिट ही काम करना है अकेले, राइट। लेकिन वो कितने दिन ले रहा है, वो 15 दिन ले रहा है, तो इसीलिए एक दिन में तो वो 2 ही यूनिट कर पाएगा, तो इसीलिए उसका जो इफ़िशियंसी होगा एक दिन का वो 2 यूनिट्स होगा। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर देते हैं। ए और बी जब दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे तो ए का इफ़िशियंसी 3 और बी का इफ़िशियंसी 2, दोनों के इफ़िशियंसीज मर्ज हो जाएंगे आपस में, और जब ऐड होंगे तो कितना होगा, 5 यूनिट्स। मतलब ये क्लियर है कि जब ए और बी साइमल्टेनियसली काम करेंगे, मिल के काम करेंगे, तब 5 यूनिट काम हो पाएगा, क्योंकि ए का 3 यूनिट उसमें है कंट्रीब्यूशन और बी का 2 यूनिट, राइट। तो एक दिन में 5 यूनिट का काम हो जाएगा। और अब खुद सोचो दिमाग में कि अगर 5 यूनिट एक दिन में हो रहा है तो 30 यूनिट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 30 यूनिट होने में 30 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब 6 दिन लगेंगे, है ना। तो इसके लिए आपका जो वर्क है वो 6 दिन में हो जाएगा, राइट। ये आपका था सेकेंड अप्रोच। ठीक है, तो अभी आपको डेफिनेटली जो सेकेंड अप्रोच है वो इजी लगा होगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने जो अप्रोच यूज़ किया उसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन से डील किया, लेकिन आपने देखा होगा कि जब पहले अप्रोच में हम लोगों ने जब ये फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, इसमें भी हम लोगों ने इस वाले प्रोसेस में एलसीएम तो लिया ही है ना, तो अल्टीमेटली आप एलसीएम ले ही रहे हो।
राइट। तो इसीलिए हम लोग अगर सेकेंड अप्रोच यूज़ करेंगे तो हम लोग पहले ही एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो सेकेंड अप्रोच जो है वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा इफ़िशिएंट है हमारे लिए, है ना। तो अभी से आप याद रखना कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप इस सेकेंड अप्रोच से ही करोगे, दैट इज़ एलसीएम मेथड से। ओके, ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आता है वो आराम से आप जो आपका ये एलसीएम वाला मेथड है उससे बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल वर्क वाला वो समझा होगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। अभी और एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दैट इज़ टाइम एंड वर्क इफ़िशियंसी। जैसे मैं बात कर रहा था इफ़िशियंसी की, तो उसको समझते हैं कि बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं कि कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से ज़्यादा एफिशिएंट है, उसका बेसिकली हम लोगों को मतलब कैसे निकालना होता है टाइम एंड वर्क के केस में। ओके, इसके लिए एक एग्जांपल लिया है। एक पर्सन ए है जो 30% मोर इफ़िशिएंट देन बी है, ये बताया गया है, और आपको रेशो निकालना है टाइम इफ़िशियंसी टू द वर्क इफ़िशियंसी का। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको पहले तो ये रिलेशन समझना है कि जो टाइम होता है वो हमेशा वर्क के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला मैंने? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं टाइम को बढ़ा दूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा वर्क जो है वो कम होगा। और आप खुद ही प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि अगर किसी पर्सन को ज़्यादा टाइम लग रहा है काम करने के लिए तो क्या वो पर्सन एफिशिएंट कहलाएगा? नहीं। तो इसका मतलब अगर वो टाइम ज़्यादा ले रहा है तो वर्क तो कम होगा, है ना। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है टाइम एंड वर्क हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपको किसी पर्सन से इफ़िशिएंटली काम करवाना है तो उससे आपको काम ज़्यादा करवाना पड़ेगा कम टाइम में, है ना। तो वर्क जब ज़्यादा होगा तो आपको टाइम कम करना पड़ेगा, तभी वो पर्सन क्या होगा? एफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। अभी देखो यहाँ पे परसेंट की बात आती है तो हम लोग 100 एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि जो बी वाला पर्सन था वो 100 यूनिट्स का काम कर रहा था। ओके, और ए जो है वो बी से 30% ज़्यादा इफिशिएंट है। 30% मतलब 100 का 30% कितना होता है? 30 यूनिट्स। तो 100 से अगर मैं 30 बढ़ा दूंगा तो वो ए का काम हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं बी का एज्यूम कर रहा हूँ 100 यूनिट्स तो ए का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 130 यूनिट्स, राइट। और उनके वर्क इफ़िशियंसीज़ का रेशो कितना होगा? 13:10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 13 यूनिट्स काम कर रहा है, राइट, तो जो बी है वो कितना यूनिट्स काम करेगा? 10 यूनिट्स काम करेगा। ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही वर्क इफ़िशियंसी का रेशो निकाला वैसे ही हमारे पास टाइम इफ़िशियंसी का रेशो जो है वो भी आ सकता है। कैसे? मैंने अभी आपको बताया टाइम एंड वर्क क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जो रेशो है वो उल्टा हो जाएगा। तो अगर वर्क इफ़िशियंसीज का रेशो ये है 13:10, तो टाइम इफ़िशियंसीज का रेशो कितना होना चाहिए? यस, दैट इज़ 10:13, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है कि जब इफ़िशियंसीज की हम लोग बात करते हैं तो वर्क इफ़िशियंसी अलग आती है और टाइम इफ़िशियंसी अलग आती है। दोनों बात में डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि जब हम लोग वर्क इफ़िशियंसी निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पर्सन जो ज़्यादा वर्क करता है उसका रेशो में भी पार्ट ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ए यहाँ पे ज़्यादा इफिशिएंटली काम कर रहा है तो यहाँ पे रेशो में किसका पार्ट ज़्यादा है? ए का। लेकिन जब हम लोग टाइम की बात करेंगे तो आप देख सकते हो ए का पार्ट कम हो गया। क्यों? बिकॉज जाहिर सी बात है अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो वो कम टाइम में करेगा, इसका मतलब उसका रेशो में जो टाइम का पार्ट है वो कम होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट है रेशो का वो समझा होगा। ठीक है, अभी इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है जब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, उस कन्फ्यूजन को भी मैं आपको बता देता हूँ कि कन्फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है आपको क्वेश्चन में 2 तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा होता है कि ए इज़ 3 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, मतलब ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा काम कर सकता है। तो उस केस में तो आप बता दोगे कि वर्क एफिशिएंसी का रेशो क्या है? दैट इज़ 3:1, क्योंकि अगर बी 1 यूनिट कर रहा है तो ए जो है उसके कंपेयर में वो कितना करेगा? 3 यूनिट्स करेगा, बिकॉज वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है स्टूडेंट को, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट होता है ना उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है? ए इज़ 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। अभी यहाँ पे देखो ये जो मोर वर्ड है ना,
ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इससे पूरा आपके जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो पूरा चेंज हो जाता है, स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है। ओके वो कैसे चेंज होता है, देखो 3 टाइम्स मोर बोला है, 3 टाइम्स मोर का मतलब क्या, एक तो मुझे 1 का ट्रिपल करना है दैट इज़ 3, और उसी में मुझे 1 में ही मुझे 3 को ऐड करना है। ओके तो एक्चुअल में वो क्या हो गया, 4 टाइम्स एफिशिएंट हो गया। ओके तो जब आपको ऐसा बोला जाएगा कि 3 टाइम्स मोर है ना, 3 टाइम्स मोर, तो एक्चुअल में क्या होगा, वो एक्चुअल में 4 टाइम्स होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वो क्या करते हैं कि जब आपको ये स्टेटमेंट दिया जाता है 3 टाइम्स मोर वाला, तभी भी रेशो यही लेते हैं 3:1, और जिसकी वजह से होता क्या है, जब आप रेशो अगर गलत लोगे स्टार्टिंग में ही, तो आपको जो आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब होगा और आगे की जितने भी आप वैल्यूज़ लोगे वो गलत आते जाएंगे, है ना। इसीलिए रेशो सही लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो जब हम लोग बात करेंगे 3 टाइम्स मोर की, तो आपको ये याद रखना है कि आपको रेशो हमेशा क्या लेना है, उससे एक ज़्यादा। ऐसे आप याद रख सकते हो, जैसे 3 है तो 3 से एक ज़्यादा मतलब 4 टाइम्स आपको लेना है। ओके ये छोटा सा कन्फ्यूजन जो है वो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से याद रख लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपके मिस्टेक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया सेकेंड कॉन्सेप्ट। अभी और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो है रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड डेज। ओके जब लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपने वो फॉर्मूला देखा होगा m1d1/w1, तो उस फॉर्मूला का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है वो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके आपने ऐसा एग्जाम्पल बहुत बार देखा होगा कि अगर 6 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, है ना। ये एक बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग इसी रिलेशन से सॉल्व करते हैं, दैट इज़ m1d1/w1 = m2d2/w2। इसमें ये जो लिखे हुए हैं टर्म्स, इसको हम लोग पहले समझते हैं। जो m1 है मतलब नंबर ऑफ मैन, d मतलब नंबर ऑफ डेज, एंड डिवाइड किया हुआ है w1 में से, मतलब कितना वर्क है। ओके अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्क तो सेम ही है दोनों केस में। जब 6 आदमी 9 दिन में उस काम को कर रहे हैं तो वही काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के केस में w1 और w2 क्या है, सेम है। तो इसीलिए हम लोग इसको इस केस में नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। ओके तो हम लोगों को सिर्फ इसको कंसिडर करना है m1d1 को और m2d2 को, राइट। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि पहले केस में पर्सन्स कितने हैं, 6, तो मैं m1 के जगह पे 6 लिख दूंगा, राइट। और डेज कितने हैं, 9, तो d1 के जगह पे 9 लिख दूंगा। ओके तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे सेकंड केस में जो नंबर ऑफ मैन है वो है 18 और डेज हम लोगों को नहीं पता, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास एक अननोन है, बाकी सारी चीज़ें नोन है, तो हम लोग सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं, दैट इज़ 3। ओके इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो क्वेश्चन मार्क है या जो रिक्वायरमेंट थी हमारी कि 18% कितने दिन में उस काम को करेंगे, तो 3 दिन में काम हो जाएगा, राइट। तो इस रिलेशन को आपको इस तरीके से यूज़ करना है सही तरीके से, तो आपको आराम से जो इस रिलेशन के बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर लोगे। ओके अभी इसमें एक वेरिएशन क्या आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में देखा कि वर्क सेम था दोनों केस पे, लेकिन ऐसा हर टाइम नहीं होगा। हर टाइम आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वर्क सेम है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि जिसमें आपको वर्क अलग अलग देंगे, तो उस केस में कैसे करना है इसको समझते हैं। ठीक है, अभी देखो इस एग्जाम्पल में मैंने जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो मोर और द लेस सेम रखा है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें माइनर किए हुए हैं। ओके तो देखो इसमें क्या बोला है, इफ़ 6 पर्सन्स कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन द 9 days। तो देखो यहाँ पे पूरा काम वो लोग नहीं कर रहे, एक काम का चौथा हिस्सा 1/4 हिस्सा वो लोग कर रहे 9 दिन में। तो उन्होंने बोला है कि 18 पर्सन्स को जो रिमेनिंग वर्क है वो करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अभी अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रीवियस कॉन्सेप्ट से ही करोगे, मतलब w1 w2 सेम लोगे, तो काम नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज इस केस में दोनों केस में वर्क जो है वो सेम नहीं है। जो 6 पर्सन्स काम कर रहे हैं 9 दिन में वो सिर्फ 1/4 वर्क है। ओके और जो 18% करेंगे वो रिमेनिंग होगा। रिमेनिंग मतलब जो 1/4 माइनस करके होगा, तो 1 में से 1/4 जब हम लोग माइनस करेंगे तो 3/4 बचेगा, तो 3/4 वर्क उनको करना होगा, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने w1 के केस में 1/4 लिखा है
और W2 के केस में क्या लिखा है 3/4, बिकॉज 3/4 इज द रिमेनिंग वर्क एंड 1/4 ये इन्होंने कर दिया है, ठीक है। और बाकी के वैल्यूज सेम है, आप देख सकते हो M1 D1 एंड M2, और D2 तो आपको निकालना है, तो इस हिसाब से आपको D2 का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। लेकिन इस केस में वैल्यू कितना आएगा 9, और अलग क्यों आया, बिकॉज हम लोगों ने जो वर्क है वो अलग अलग एज्यूम किया, क्योंकि एग्जाम्पल में वैसे बताया था। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड डेज वो समझा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, खास करके आपके बैंक एग्जाम्स में, और एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस टाइप के। तो इसीलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ के रखना है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। इसी के साथ जो टाइम एंड वर्क वाला पार्ट है कॉन्सेप्ट का वो हमारा कवर हो गया है। टाइम एंड वर्क का ये एक छोटा सा सब पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स। उसका भी कॉन्सेप्ट मैं बहुत इजी वे में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी टाइम एंड वर्क से ही सिमिलर है, बस क्या चीज़ अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, पाइप्स एंड सिस्टम्स में होता क्या है ना, एक उन्होंने टैंक या सिस्टम इस तरीके से आपको बोला रहता है, ओके, और कुछ पाइप्स बेसिकली लगे होते हैं। कुछ पाइप्स होते हैं इनलेट पाइप्स। इनलेट पाइप्स का मतलब होता है जो पाइप फिलिंग का काम करते हैं, ठीक है। आप नाम से ही उसको याद रख सकते हो। इन मतलब क्या, अंदर जाना, तो बेसिकली पानी अंदर जाएगा उस पर्टिकुलर पाइप से टैंक में, ठीक है। और कुछ पाइप जो होते हैं वो आउटलेट पाइप्स होते हैं। आउटलेट पाइप्स मतलब क्या है, वो पानी बाहर लेके जाएंगे। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो पाइप ए है वो आपका क्या होगा, इनलेट पाइप होगा। पाइप बी जो है वो आपका आउटलेट पाइप होगा जो पानी बाहर निकालेगा, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि पाइप्स एंड सिस्टम्स के जो क्वेश्चंस है उसको किस तरीके से आपको सही तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक पाइप जो ए है, जो इनलेट पाइप है, वो 10 घंटे में किसी टैंक को फिल कर सकता है अगर मैं उसको सिर्फ अकेले को ओपन करूंगा तो। मतलब एज्यूम करो कि एक टैंक है, विजुअलाइज करो, उसमें एक पाइप लगा हुआ है, एक ही पाइप लगा हुआ है, और वो सिर्फ भरने का काम कर रहा है खाली टैंक को, तो वो 10 घंटे में पूरे टैंक को भर सकता है, ये बोला है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि अगर मैं पाइप बी को लूँ और वो पाइप अगर आउटलेट पाइप होगा जो एम्प्टी करेगा उस टैंक को, तो उसको 15 घंटे लगते हैं। मतलब एज्यूम करो कि एक टैंक है, उसमें और कोई पाइप नहीं लगा हुआ, सिर्फ ये आउटलेट वाला जो पाइप है बी वाला वो लगा हुआ है, तो और मेरा टैंक जो है वो पूरा भरा हुआ है, ओके। तो वो भरे हुए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है पूरा, ये बताया गया है, ठीक है। और अभी उनका जो रिक्वायरमेंट है या क्वेश्चन है वो क्या है, अगर मैंने दोनों पाइप्स को साइमल्टेनियसली ओपन किया, तो अभी एज्यूम करो कि वही टैंक है लेकिन उस टैंक में मैंने दो पाइप लगाए हुए हैं, ए भी लगाया है जो फिल करता है, बी भी लगाया हुआ है जो खाली करता है, और दोनों पाइप्स को मैं साइमल्टेनियसली ओपन कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे केस में मुझे बताओ कि एम्प्टी टैंक को पूरा भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको हम लोग टाइम एंड वर्क के ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो एलसीएम वाला अपना अप्रोच था वही हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि हमेशा एलसीएम वाला अप्रोच यूज़ करो, फर्स्ट वाला अप्रोच यूज़ मत करना, ठीक है। तो एलसीएम वाला अप्रोच से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मैंने हमेशा आपको कहा कि एलसीएम क्या लेना है, आपको जो भी आपको टाइम दिया हुआ है पर्सन्स का वो लेना है। तो इस केस में तो पाइप्स है, ओके, और पहले पाइप का टाइम है 10, दूसरे पाइप का है 15, तो आप देख सकते हो 10 और 15 का हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा टू एज्यूम द कंप्लीट वर्क। तो हम लोग एज्यूम करेंगे जो पूरा वर्क है वो 30 यूनिट्स का है, और इस केस में वर्क क्या है, जो टैंक को भरना है वही वर्क है। इसका मतलब पूरे टैंक का जो कैपेसिटी है वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 30 यूनिट्स है। मतलब अगर 30 यूनिट्स भर जाएगा तो वो पूरा टैंक क्या होगा, फुल हो जाएगा, ओके। और अभी हम लोग अगेन सेम प्रोसेस करेंगे, जो पाइप ए है वो 1 घंटे में कितना टैंक भर सकता है वो पहले निकालेंगे, फिर पाइप बी जो है वो 1 घंटे में कितना टैंक खाली कर सकता है वो निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पाइप ए की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है कि 30 यूनिट का उसको पूरा भरना है, ओके, और 30 यूनिट का भरने के लिए उसको 10 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे में वो कितना भर पाएगा, 1 घंटे में वो सिर्फ 3 ही यूनिट भर पाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे मैंने प्लस का साइन लिखा हुआ है, वो मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज वो फिल का काम कर रहा है। फिल मतलब ऐड हो रहा है उसमें वाटर, है ना, इसीलिए प्लस लगाया हुआ है, ओके। और उसी केस में अगर हम लोग पाइप बी की बात करेंगे तो अगर पूरा टैंक भरा होगा 30 यूनिट का, उसको खाली करने में उसको 15 घंटे लगते हैं। मतलब 1 घंटे में वो कितना खाली कर पाएगा, 2 यूनिट खाली कर पाएगा। और इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है। और माइनस का साइन क्यों लगाया है, बिकॉज वो
जो टैंक है उसको वो खाली कर रहा है ना, तो इसीलिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज पानी जो है वो कम हो रहा है बी की वजह से। ठीक है, अभी आप खुद इमेजिन करो, अगर मैं दोनों को ओपन करूँगा, ए को भी बी को भी, तो एक साइड से ये जो ए है वो 3 यूनिट भर देगा, लेकिन उसी टाइम पे जो बी है वो 2 यूनिट खाली भी करेगा उसी 1 घंटे में, है ना। तो अगर मैंने दोनों पाइप्स को साइमल्टेनियसली ओपन किया है तो आप खुद बताओ कि 1 घंटे में कितना काम हो पाएगा। +3 -2 मतलब +1 यूनिट काम हो पाएगा, मतलब 1 घंटे में सिर्फ 1 यूनिट ही भर पाएगा उस टैंक का, है ना। और हम लोगों को निकालना क्या है कि पूरा टैंक कितने में भरेगा। तो आप देख सकते हो पूरे टैंक का कैपेसिटी कितना है, 30 यूनिट, और अगर 1 यूनिट 1 घंटे में भर रहा है तो 30 यूनिट को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 30 आवर्स, दैट इज़ कंप्लीट टैंक को भरने के लिए 30 घंटे लगेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये जो पाइप्स एंड सिस्टम्स वाला कॉन्सेप्ट है वो समझा होगा। बिल्कुल इतना ही कॉन्सेप्ट है पाइप्स एंड सिस्टम का, और जो टाइम एंड वर्क का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा वो भी उतना ही है। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझा होगा। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स का आपका टॉपिक है उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आई होप you enjoyed the lecture, so I will see you all in the next video.